नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि आज कांग्रेस ने चुनावी में अध्यक्षता की लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ाते हुए शशि थरूर सोनिया गांधी से मिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली तलब किए गए और हाजिरी लगाने के लिए राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी के यात्रा में सम्मिलित हुए। मतलब कुछ होने वाला है। लगता है गांधी कैंप से अशोक गहलोत और G23 कैंप से शशि थरूर चुनाव मैदान में होंगे। खैर, भविष्य क्या बताएगा वो बात की बात है। आज जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों के बाद सिनेमा हॉल का उद्घाटन हुआ। अब जम्मू कश्मीर के लोग भी पिक्चर सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के अनुसार जिस सिनेमा की शुरुआत किया है उसको समस्त भारतवर्ष के सत्य सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने बहिष्कार किया है। लाल सिंह चड्ढा की चड्ढी मल्टीप्लेक्स से लेकर के सिंगल स्क्रीन तक में उतर गई है। अब आमिर खान एंड गैंग त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि गंगाधर ही शक्तिमान है वाली बात, नरेंद्र मोदी अपने एजेंडे पर आए और मुंबई गटरबुड के लोगों को सजाने, संवारने और उबारने का बीड़ा उठाया और जम्मू कश्मीर में विधिवत पहले फिल्म का जो उद्घाटन हुआ वो लाल सिंह चड्ढा था। मतलब समस्त सत्य सनातन धर्म के मानने वालों के विरुद्ध आज लाल सिंह चड्ढा का वहां के मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन होना अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सिनेमा का आनंद लेना चाहिए। इस लोकतंत्र में सिनेमा हॉल बंद क्यों हो? लेकिन अब मामला जब जम्मू कश्मीर में था तो क्या बढ़िया नहीं होता कि कश्मीर फाइल से शुरुआत की जाती, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का तब में और अब में अंतर समझ में आता। मान लीजिए कि आपके दम नहीं था, गुर्दा आपके पास नहीं था, कहने का 56 इंची सीना था, अंदर मेमने का दिल है, ना कर पाते तो आप RRR लगा देते या और लगाते, भगत सिंह लगाते, चंद्रशेखर आजाद लगाते, गांधी गठनबरो वाला लगाते। बहुत सारी ऐसे पिक्चरें थी जो लगाते। लाल सिंह चड्ढा की उतरी हुई चड्ढी को उठा करके फिर सही जगह पर लाने की क्यों जिम्मेवारी लिया आपने? ये राष्ट्र जानना चाहेगा। मैं तो जानता हूं कि गंगाधर ही शक्तिमान है। भारतीय जनता पार्टी ही मुसलमान की असली संस्था है। मुस्लिम लीग जिन्नावाला पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनते ही बनते हैं, यह बात जग जाएगा। खैर, ये महत्वपूर्ण विषय मैंने नहीं माना। हालांकि विषय तो आज गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने भी दिया था। उन्होंने बोला कि मेरी सरकार बनने के तुरंत बाद सिर्फ FIR नहीं होगा, गिरफ्तारी होगी। ये ना हो कि FIR करके छोड़ देंगे। फिर उसमें से किसी ने ये पूछा कि भाई उसी तरह से जिस तरह से शीला दीक्षित को गिरफ्तार करने की बात कहा तो तुमने, लेकिन अरविंद केजरीवाल बेहई की पराकाष्ठा पहले से करता रहा, वहां भी कहा, उसने बात कोई अनसुनी कर दी। विषय तो ये भी महत्वपूर्ण था। लेकिन अब गुजरात के लोग भी जानते हैं कि ड्रामा का दूसरा नाम केजरीवाल है, इसलिए वो भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो सब समझते हैं लोग। गुजरात के लोग बड़े समझदार होते हैं और उनकी समझ तो आजकल दुनिया मान रही है। मैं क्या मानूं। आदरणीय प्रेमचंद दीदी जी को सादर प्रणाम। आज का जो विषय है मित्रों, वो विषय हो सकता है किसी को लगे कि मैं एडल्ट पिक्चर चला रहा हूं या कोई ऐसी कोई वयस्क कहानी सुना रहा हूं। नहीं, कार्यक्रम वयस्क जरूर है, विषय बड़ा वयस्क है और इसको बहुत तसल्ली से तौलीन होकर के और दिमाग से सुनने की जरूरत है। मित्रों, एक घटना घटा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास में ये कथित तौर पर एक लड़की पर इल्जाम लगा है कि वो 60 से भी ज्यादा लड़कियों की नहाती हुई तस्वीर उतारी है और हिमाचल स्थित अपने बॉयफ्रेंड को ट्रांसफर की है। वह बॉयफ्रेंड खुद देखने के बाद भी उस तस्वीर को इंटरनेट पर वायरल कर दिया। रात में लड़कियां इंटरनेट पर तस्वीर का आनंद लेने के लिए साइट खोली तो उनको खुद का तस्वीर दिखा, तब जाकर के वो परेशान हुई और तब जाकर के हंगामा हुआ।
चर्चा यह है कि उसमें से कुछ लड़कियों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और कुछ का कहना है कि गर्मी की वजह से गस खा के गिर गए। ये अलग विषय है। मैं इसमें दो बातें बड़ा स्पष्ट कर देता हूं। पुलिस की थ्योरी और विश्वविद्यालय प्रशासन की थ्योरी बिल्कुल गलत, बकवास और बेबुनियाद है और विश्वास के योग्य नहीं है। यह संभव ही नहीं है कि सिंगल एक लड़की 60 से ज्यादा लोगों का पिक्चर बना दे। मैं ये फेसबुक लाइव कर रहा हूं तो मैं सिंगल हूं, मैं अलग मोबाइल पर लिखा है और लगा रहा हूं, लेकिन कई लोग इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और अपना आशीर्वाद करते हैं। मतलब कई लोगों में आदरणीय प्रेम और दीदी जैसे कई लोगों का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन और शुभकामनाएं मेरे साथ होती है और उन्हीं के मनोबल से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के पारितोषिक और उन्हीं के हौसला अफजाई से यह दिनों दिन बढ़ रहा है और लोकप्रिय हो रहा है। तो फिर जब एक साधारण चीज जिसमें मुझे कैमरा खोलकर सिर्फ बोलना है, बाकी सब आशीर्वाद देते हैं, वह काम जो वीडियो बनाना, एडिट करना, फिर उसको नेट पर रिलीज कर देना जैसे दुरूह काम सिंगल एक लड़की कर रही है, यह सूझने समझने में आश्चर्य लग रहा है। मतलब यह एक बहुत बड़ा गैंग है जो विश्वविद्यालय परिसर के अंदर है और उस महिला छात्रावास में है, चाहे वो वार्डन के रूप में हो या किसी और रूप में हो, जरूर कुछ ना कुछ है जिस पर पर्दा है। वैसे हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोगों ने भी छात्रावास का जीवन देखा है और दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कई तरह की महिला आश्रमों और रिहेबिलिटेशन सेंटरों के दौरा करते हैं, कई जगह कार्यक्रम में जाते हैं। सामाजिक आदमी होने के नाते कई बार अकेले में, सार्वजनिक में पूछते हैं, बहन जी, बेटी जी, कैसा महसूस होता है, क्या करती हैं, कैसा माहौल है। और जो निचोड़ आया है उसमें एक बात जरूर सामने आया है कि संस्था संचालक और संचालिकाएं सबसे ज्यादा संदेह में और चिंता में डालने वाले प्राणी होते हैं। मुजफ्फरपुर की बालिका गृह का घटना है, आप लोगों को पता है, जिसकी संचालिका ही वेश्यावृत्ति कराती थी और वो सत्ता की शीर्ष स्थान पर काबिज महिला थी और उसका दबदबा मुख्यमंत्री कार्यालय तक था। परिणाम ये हुआ कि उतनी हो हल्ला के बाद भी कुछ नहीं हुआ और वो महिला सुरक्षित है। कुछ दिन मीडिया को हो हल्ला हुआ, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय वाला भी हंस यही होगा, इसीलिए हमने इसको अपना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनाया। महत्वपूर्ण मुद्दा बनाने का जो प्रेरणा मुझे मिला वो मेरे फेसबुक में फ्रेंड होता है, लेकिन वो मेरे लिए आदरणीय है। फ्रेंड कहने की मेरी औकात नहीं है उनको। आप स्वयं एक महिला हैं, पढ़ी लिखी, सुशिक्षित और सज्जन महिला हैं। आपके पति उत्तर प्रदेश के आईएएस ऑफिसर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के शीर्ष पदों से सेवानिवृत्त होकर के अब आप लखनऊ में अपनी आफ्टर सेवानिवृत्ति जीवन जी रही हैं। देश विदेश में दौड़ा करती हैं, अपनी यात्रा वृत्तांत करती हैं। अभी आपने दिल्ली के देश के एक बहुत बड़े पर्यटन स्थल से घूम के आई हैं और रोज रोज यात्रा वृत्तांत बता रही हैं। आपका नाम मैं नहीं रख सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझ जैसे छोटा मुंह आप जैसे बड़े आदमी का नाम ले और खुद को अपना नाम वाला कहलाए। इसीलिए मैं आप ही से प्रेरणा लेकर के ये बात कह रहा हूं। आपने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि लाज क्या है। क्या महिला को बचपन से यह बताया गया है कि तुम अपने तन को ढक करके रखो? यही आपके मनोवृत्ति पर छाया हुआ है और इस वजह से अगर कोई आपका तन देख ले रहा है तो आप लजा जा रही हैं और अपना आत्महत्या करने पर मजबूर हो रही हैं। इसी 2 लाइन पर हमने पूरी कहानी बनाया है। 15-20 मिनट आपके साथ रहूंगा। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि बांटने से ही जानकारी बढ़ती है और जब जानकारी बढ़ती है तो अपने अंजाम को प्राप्त होती है, समस्या का समाधान लेकर के आती है। यह एक समस्या है और ये बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है जिसका समाधान अवश्य है और ये तभी संभव होगा जब आपके माध्यम से ये ज्यादा दूर तक, ज्यादा देर तक और ज्यादा जगहों तक प्रचार प्रसार और प्रसारित होगा। मित्रों, मेरा अपना मानना है कि गलती मैंने किया, एक नहाती हुई लड़की का वीडियो बनाया। गलती मैंने किया, एक आपत्तिजनक स्थिति में महिला पुरुष का किसी तरह से चोरी छुपे बाथरूम में, बेडरूम में, होटल में, रेस्टोरेंट में, साइबर कैफे में या जगह जगह पर वीडियो बनाया और बना करके स्व मनोरंजन में इस्तेमाल किया और दूसरे को बेच दिया।
गलती मेरी थी, दूसरी गलती उन लोगों की है जो लोग उसको देख रहे हैं। इन सब में वो लड़की, वो महिला, वो जोड़ा, वो लड़का कहाँ दोषी है जिसने नितांत निजी पलों को आनंद ले रहा है और हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फांसी उसको क्यों लगानी चाहिए? उस लड़की का क्या दोष जो अपने बाथरूम में नहा रही है निश्चिंत हो करके, और मैं शैतानी से उसका पिक्चर उतार रहा हूं और उतार करके लोगों में वितरित कर रहा हूं, तो फांसी मुझे होनी चाहिए या उस लड़की को होनी चाहिए? मेरा आज का विषय यही है मित्रों। इसका वजह क्या है आप पहले जान लीजिए। दुनिया सबसे ज्यादा उसी विषयों को झुठलाती है जो सत्य है। मतलब धरती पर सबसे अकाट्य सत्य है मौत, लेकिन आप किसी को कहेगा कि तुम मरने वाले हो तो नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो इस बात को मान ही नहीं सकता या मानना ही नहीं चाहता कि वो मरेगा। जबकि सत्य यह है कि मौत अटल है, ये टाला नहीं जा सकता। टाटा, बिरला, डालमिया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर जी, नरसिम्हा राव, के नारायणन जैसे महान महान विभूति इस धरती को छोड़ गए। पैसे पर, प्रतिष्ठा पर, लोकप्रियता पर, जन समर्थन पर उनकी प्राण नहीं रुकी, क्योंकि प्राण किसी के रोके नहीं रुकती। ये उसी तरह से है जिस तरह से आपने अपने मोबाइल में टॉक टाइम रिचार्ज करवाया है, जैसे ही टॉक टाइम पूरा हुआ मोबाइल में आउटगोइंग इनकमिंग बंद हो जाएगी। अब मोबाइल चाहे आपका जितना भी महंगा हो, मोबाइल आपका 2 लाख रुपया हो, आपने जितने रुपए का टॉक टाइम डलाया हुआ है उतना ही देर तक वो चलेगा। मोबाइल चाहे 200 रुपया की हो, उतना ही टॉक टाइम चलेगा। मोबाइल के कीमत से टॉक टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अगर आपने 29 दिन का रिचार्ज करा है तो 29 दिन चलेगा, 128 दिन का करा है तो 128 दिन चलेगा, 180 दिन का कराए तो 180 दिन कराएगा। इसलिए आप टॉक टाइम बढ़ाने का प्रयास करें। मोबाइल महंगा होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम उस बात पर पर्दा डालते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज चर्चा का नहीं होता वो होता है यौन संबंध। मित्रों, दुनिया का निर्माण ही यौन संबंध से होता है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, पंछी हो। मतलब अगर उसमें जीव है, प्राण है, मतलब उसका निर्माण यौन संबंध, प्रणय संबंध से ही हुआ है। दुनिया में आदमी की शुरुआत संभोग से समाधि पर जा करके खत्म है। संभोग से शुरुआत है और समाधि पर समाप्ति है। इस बीच की ड्रामा अलग अलग कर्मों पे, अलग अलग कर्मफलों पर है। कोई आदमी मंत्री बनता है, कोई आदमी संतरी बनता है, कोई आदमी नेता बनता है, कोई अभिनेता बनता है, कोई गरीब बनता है, कोई अमीर बनता है। वो उसके मेहनत, भाग्य और उसके प्रतिफल और फल पर निर्भर करता है। लेकिन यह सत्य है कि टाटा जी का भी जन्म हुआ था और टाटा जी का भी मौत हुआ है। गरीब आदमी रिक्शा वाले का भी जन्म हुआ है और रिक्शा वाले का भी मौत हुआ, ये तो सत्य है। रतन टाटा का जन्म भी एक मां ने दिया है और रतन टाटा का मौत भी प्राण जाने से हुआ है। गरीब रिक्शा वाले का जन्म भी एक मां ने दिया है और उसका भी मौत उसके प्राण जाने से होगा, ये अकाट्य सत्य है। लेकिन हम दुनिया में आज तक कभी यौन संबंधों पर चर्चा करते ही नहीं है। इसको गुप्त बात और लाज की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर्दी है तो मैं चिल्ला के कहता हूं कि आज थोड़ी सर्दी है, फेसबुक लाइव में थोड़ी परेशानी है, आज मैं खांस रहा हूं, कृपया क्षमा करिएगा, बीच बीच में खांसी आएगी, मुझे खांसी हुई है। एड्स, कैंसर, कोविड, इन सब चीजों की चर्चा होती है। लेकिन अगर कोई प्रणय संबंध से संबंधित बीमारी है तो हम उसको गुप्त रोग कहते हैं। जो चीज सबसे ओपन है उसको गुप्त कहा गया है। यह मानसिकता पैदा होने के पहले से ही भरा गया है, क्योंकि प्रणय संबंध दरवाजा बंद करके ही किया जाता है। उसी का मानसिकता जन्म से पहले ही इंसान इस चीज को पर्दा बनाकर रखा है। इसीलिए समाज इसका गलत फायदा उठा रहा है, क्योंकि जो पर्दा है उसमें क्यूरियोसिटी ज्यादा है। मित्रों, आप एक साइकोलॉजी आपको बताता हूं, मानसिकता है आपको। आप सड़क पर जा रहे हैं, 2 औरतें आपने देखा। एक औरत जिसका सूट सलवार पहनी हुई है, उसका चेहरा ढका नहीं है, आप देखे, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। लेकिन एक लड़की औरत घूंघट में है, आप उसको बार बार देखेंगे कि ये कैसी होगी, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी उसमें बनी हुई है कि आज कैसी है, गोरी है, काली है, सुंदर है, खराब है, बदसूरत है, सूरत है, आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी।
और जब तक आप देख ना लेंगे वो आपके मन में एक चीज बना रहेगी कि कैसी थी कैसी थी कैसी थी। यही बात यौन संबंध और प्रणय संबंधों पर है, क्योंकि हमको देखने की इजाजत नहीं है, इसलिए क्यूरियोसिटी बनी रहती है। और अरबों खरबों का मोबाइल का कारोबार इस पे है, इसीलिए लोग इसमें प्रोत्साहित होते हैं और लोगों को पैसा मिलता है। और कोई आदमी कहीं छुपी कैमरा लगा लेता है तो कहीं ओपन कैमरा लगा लेता है। इलाज इसका क्या है? इलाज ये है कि हम इसको बेपर्दा कर दें, मतलब प्रणय संबंध सड़क पर बना लेंगे, तो फिर इंसान और मनुष्य में फर्क क्या रहेगा? क्योंकि ये काम तो मनुष्यों का घर के अंदर है और पशुओं का घर के बाहर। तो क्या हम पाशुची विचार को अपना लें? यह एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हम अपने बेटियों को, अपने बहनों को, अपने माताओं को यह चीज तो जरूर बताएं कि शर्म आपको उसमें आनी चाहिए जो आपके द्वारा किया गया गलत हो। आपको उसमें नहीं शर्माना चाहिए जिसमें आपका कोई कंट्रोल ही ना हो। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जिन भी बच्चियों के साथ यह दुर्घटना हुआ है, दुर्भावना हुआ है, मैं अपने उम्र के अंदाज से और उसमें पढ़ने वाली बच्चियों के अंदाज से एक तो दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सारी की सारी मेरी बेटी की उम्र की हैं। क्योंकि अगर वो विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रह रही है, मतलब उन्होंने अभी पढ़ाई जारी रखा है, जबकि पढ़ाई का सबसे अंतिम मास्टर डिग्री होता है। मेरे 4 बच्चों में से 3 तो मास्टर कर चुके, चौथी कर रही है, मतलब वो हमारी बेटी के बराबर छोटी या सम उम्र की है। तो मैं उन बच्चियों को अपने बेटी के ही स्तर से मान करके अपने पर लेकर के कह रहा हूं कि यह घटना हमारे साथ भी तो हो सकती थी अगर मेरी बेटी उस विश्वविद्यालय में पढ़ रही होती, या मेरे साथ भी हो चुकी होगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी तो हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर सकते थे। वो नहीं पढ़े, अलग बात है कि मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली में कहीं आसपास में पढ़ाई हो गया तो मेरे घर से आए हुए। लेकिन यह घटना तो हो सकता था ना, अगर मेरी लड़की की MBBS में एडमिशन बॉम्बे में हो जाता तो वहां हॉस्टल में रहना पड़ता, शैतान तो वहां भी हो सकता था। करना क्या चाहिए? देखिए, मानसिकता आप किसी की तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान साधु भी है और चोर भी है। पहचान कैसे करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप से मजबूत करना पड़ेगा। घर में जो टीनेजर बच्चे हैं, एक तो उनमें लिंग भेद पर उतना ज्यादा विभेद ना करें कि वो खुद ही चिंतित हो जाएं और इस विषय पर बहुत ज्यादा सोचने लगे। एक वाक्य बता रहा हूं, अपने साथ घटित घटना। मित्रों, जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा, मैं अपने फेसबुक लाइव में बार बार कहता भी हूं कि दिल्ली में मेरी शुरुआती जो है राजनीति से पहले एक निजी कंपनी में मैनेजर के रूप में हुआ था। दिल्ली का ओखला, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव, मतलब दिल्ली NCR में मैं बहुत अलग अलग कंपनियों में मैनेजर के पद पर, जनरल मैनेजर के पद तक नौकरी किया हूं। बाद में सामाजिक कार्य करने के नाते और खाने भर का प्रैक्टिस आ गया, ये बोला चलो यार प्रैक्टिस से कुछ पैसा आ जाएगा, अपना सामाजिक काम करे, समय नहीं दे पाता था। क्योंकि अंतिम बार क्या हुआ कि मेरा गुड़गांव ट्रांसफर हो गया। अब 8 बजे घर से निकलता था और 8:30, 9, 10 बजे घर पहुंचता था, तो घर में ही समय नहीं था, तो सामाजिक काम क्या करता। हमने नौकरी छोड़ दी। उन्हीं दौरान का एक अनुभव बता रहा हूं मैं, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं रहेगा। एक कंपनी में मैं मैनेजर था। कंपनी में जो HR मैनेजर होते हैं ना, HR मैनेजर का काम होता है कि वो कंपनी में राउंड लगाते हैं, लंच के बाद सीन क्या है, कहीं कोई और कमी। उनका काम सीट पर से ज्यादा घूमने में भी लगता है, वो घूमते रहते, अपने से वॉच करते रहते हैं। मैं भी घूम रहा था। क्या हुआ कि घूमते घूमते मैं एक रूम में घुस गया। वो कंपनी एक्सपोर्ट की थी और वहां पर ना डिजाइनिंग सेक्शन का था। एक स्टाफ ने हमको एक कंप्लेंट किया था कि सर डिजाइनिंग सेक्शन में 4 AC में से 2 AC काम नहीं करे। मैंने AC वाले को बहुत बार कहा, किया नहीं है सर। तो एक मन है कि डिजाइनिंग में आए हो तो देख लूँ AC हुआ काम कि नहीं, क्योंकि वो सब HR मैनेजर की जिम्मे होता है। जब मैं AC रूम में जितनी स्पीड से घुमा उससे दुगना स्पीड से मैं बाहर निकला। तब तक एक आवाज, हाँ परमार सर आइए ना, परमार सर। मैं बोला यार तुम लोग दरवाजा बंद कर लो, क्या कर रहे हो, पहले स्पष्ट हो जाए। वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे। असल में क्या था कि विदेश से कुछ आई हमारे बायरों ने, कुछ उनके साथ मॉडल भी थी, वो ड्रेस ट्राई कर रहे थे, जो ड्रेस का ऑर्डर उन्होंने हमको दिया था। और उन लोगों ने कपड़ा उतारते वक्त, जैसे हमारे यहाँ होता है गमछी लुंगी कुछ पहन के या पर्दे के अंदर, तो वो शार्द नहीं करते। 5-10 लड़के लड़की मरते वहीं खड़े, तो उनको कोई नहीं था। उसी में मैं भी आ गया। तो हमारा जो डिजाइनिंग सेक्शन का मैनेजर था, उसको मैंने कॉल किया, बुलाया उसको।
मैं बोला भैया शाम को तो अपना हिसाब लीजिए। तो बोला क्या हुआ सर? मैं बोला मैं अपने वाकई तुम लोगों को लाज शर्म जैसी कुछ होती नहीं है? बोला सर आप पहली बार गए हैं ना इसलिए आपको लग रहा था, उसमें से और में से किसी को कोई शर्म थी? मैं बोला मतलब मैं समझा नहीं। मैं बोला यार इतना बात तो ठीक कह रहा है, मैं तो गया तो वहीं भाग के आया जबकि वहां तो 15-20 लोग थे। बोला आप सोचिए ना सर 15-20 लोगों में से लड़के भी थे लड़की भी थी। मैं बोला जेनी को बुलाओ। जेनी अमेरिकी नागरिक थी, हमारे कंपनी में नौकरी करती थी, हमारे अमेरिकी बायरों को देखने का काम था। वो पहले अमेरिका के बाइंग हाउस में ही काम करती थी, यहाँ भारत में आई तो हमने उसको अपने काम पर रख लिया ताकि अमेरिका में हमारे एजेंट के रूप में काम करेगी, वहां से जाकर के ऑर्डर लाना ले आना। एक अमेरिकी रहेगी तो उनके कन्वर्सेशन में फायदा रहेगा, ये उद्देश्य से हमने उसको काम पर रखा था। तो हमने जेनी को बुलाया। जेनी बड़ा शुद्ध हिंदी बोलती थी और कोशिश करती थी कि हमारे भारतीय लोगों से वो हिंदी में ही बात करें। खासतौर से मेरे को ये कहती थी कि परमार जी हिंदी में बोलने से ना मेरा हिंदी प्रैक्टिस होगा, अंग्रेजी तो मैं बोलती हूँ, तो हिंदी मेरा मजबूत, तो हिंदी में बात करती थी, कभी कुछ टूटी फूटी भी कभी बढ़िया भी। हमने उसको बोला जेनी एक वाक्य बताओ कंडीशन था। हाँ परमार सर आप वापस क्यों आ गए? मैं यार लड़की कपड़ा बदल रही थी और जब मैं गया तो उसके हाथ में एक कपड़ा था और वो कुछ कपड़ा पहनी नहीं थी। तो बोला उससे क्या हुआ? मैं बोला क्या हुआ मतलब तुम लोग को लाज शर्म नहीं? बोला किस बात का सर? आप कपड़ा पहन के नहाते हैं, आप कपड़ा बदल के मतलब उसने मुझे बताने का प्रयास किया कि परमार सर आपकी नजरें गलत थी, आप उसको नग्न समझे। मैं तो उसको एक मॉडल समझा, वो कपड़ा बदलने का बदल रही थी, पहन करके आती, फिर मैं फोटो खींचता, फिर वो कपड़ा उतारती। तब मुझे आज उस वक्त ये बात रियलाइज नहीं हुआ, आज रियलाइज हुआ कि यार वो लड़की वो गलत पर थी या मैं गलत में था। मतलब मेरी नियत में कुछ खोट लगा ना, मैं उसको नग्न देखा, जबकि वो तो अपना काम कर रही थी। उसका काम था मॉडल है, कपड़ा पहन रही है, कपड़ा उतार रही है, कपड़ा पहन रही है, कपड़ा उतार रही है और लोग अपना उसको देख रहे हैं, वो उसका प्रोफेशन, उसमें तो उसको शर्म ही नहीं। मतलब मेरी नियत में खोट हुआ। आज मैं ये कह रहा हूं कि जो देखते हैं उनके नियत में खोट होती है, तो मेरे नियत में खोट में वो लड़की आत्महत्या क्यों करें? हम अपने बच्चों को ये बात समझाएं, खास तौर से महिलाओं को तो जरूर समझाएं। एक चीज आपके घर से ही आती है जिसमें आपकी लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर होती है। होता क्या है कि रात के 9 बज गया, बेटा आया, हमने उसको कुछ नहीं बोला। 9 बजे में 5 मिनट पहले लड़की आई थी तो हमने उसको पूरा झड़ा, रात के 9 बज रहे हैं, काली तरह 5 बजे छूट गया होगा, कहाँ रह गई थी, दिमाग खराब है, बच्चा होती जा रही है दिमाग। हम उसको पूरी डांट रहे हैं। लड़की सॉरी बोली, पापा जी सॉरी, 2 लड़के 2 नहीं थे, हम लड़की थी, हमारी वो दोस्त मिल गई थी, 6 से 9 नई वाले पिक्चर रिलीज हो गया था। मम्मी को हमने बोला था आपका फोन ट्राई किया तो आप टेलीविजन लाइव पर थे, मम्मी ने बोला वो तो टीवी पर बोल रहे हैं, मोबाइल काम नहीं करेगा, मेरे को बता दे। मैंने बोला था कि एक पिक्चर देख लो, मम्मी उन्होंने कहा हाँ देख लो कोई बात नहीं। तो 6 से 9 हम पिक्चर देखने लगे, पापा इसलिए लेट हो गया। अब बात लड़का आएगा तो हम उसको पूछेंगे नहीं 9 बजे आए, कोई दिखने लड़का है। जबकि गलत, अगर शादी के पहले मेरी लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही थी, सिनेमा देख रही थी, पार्टी कर रही थी, इसलिए मैं डांट रहा हूँ, गलत ये कर रही थी, तो लड़के का भी तो अभी हमने ब्याह नहीं किया है। अगर वो भी किसी लड़की के साथ सिनेमा देख रहा है, पार्टी कर रहा है, कुछ कर रहा है गलत, तो वो भी कर रहा है, तो लड़का गलत की इजाजत है और लड़की गलत की इजाजत नहीं है। यही मानसिकता ये कहती है क्योंकि मेरा लड़का नंगा नहा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मर्द है, और अगर लड़की ने दरवाजा को बढ़िया से बंद नहीं किया तो हम उसको डांटने लगेंगे। यही हीन भावना उसको आएगी और उसको पता चलेगा कि यार किसी ने मेरी नग्न पिक्चर उतार ली है नहाते हो का, तो वो तो फांसी लगा देगी, क्योंकि उसका माँ बाप घर में पहले से उसको डांट रहे हैं कि तमीज नहीं है, दरवाजा बंद करके नहीं नहाती है। तो उसको तो पता चला कि जब मैं अपने घर में ही दरवाजा बंद करके नहाने, हल्का सा दरवाजा खुल जाने पर पापा डांटते हैं तो बाहर वाला तो कोहराम मच जाएगा। इन सब विषयों पर विचार करने की जरूरत है और लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है, जो सामाजिक बदलाव से होगा और समाज के लोगों के जागरूकता से होगा। और सबसे ज्यादा पहल उन लोगों को करना चाहिए। मान लीजिए आपको पता चला कि 60 में से ये 5 लड़कियां हैं जिनका पहचान उजागर हो गया कि इनकी वीडियो रिलीज हुई है और हमने नेट पर देखा है, और अगर आपके यहाँ रिश्ता आता है तो आप उसका हौसला बढ़ाइए। आप सबसे पहले कहिए कि बेटा मैंने वो वीडियो देखा जो तुम नहाते हुए देख रही थी, मेरा मोबाइल पर भी आया था और मुझे उससे कोई एतराज नहीं है क्योंकि उसमें तुम्हारा दोष नहीं था। तो जानते हो क्या होगा, वो डर के साए में आपके घर में नहीं रहेगी,
क्योंकि उसको तो पता है कि मैं नहाती हुई थी और एक आदमी ने चोरी चोरी मेरे वीडियो निकाली। वो अंत तक उस डर में बनी रहेगी कि मेरे सास ससुर को पता ना चल जाए, मेरे पति को पता ना चल जाए, मेरे माता पिता को पता ना चल जाए, किसी को पता ना चल जाए। जब उसका पति नेट पर वीडियो देखा, कहेगी छोड़ो क्या चीजें देखते रहो, रहने दो। उसको इसलिए नहीं कि उसको वीडियो दिखाने में उसको डर है कि कहीं मेरा वीडियो ना देख ले, जिस तरह से मैंने अपना वीडियो खुद देख लिया था। यही वो अपने सास ससुर माता पिता सबको संदेह के दृष्टि से देखें कि कहीं वीडियो मेरा वाला तो नहीं ना देख रहा है। तो आप मुझको साफ और स्पष्ट कहिए कि बेटा तुम दोषी नहीं थी, क्योंकि उसमें दिख रहा था कि तुम्हारा ध्यान नहाने पर था, कैमरा पर नहीं था, और चोरी छुपे बनाई गई थी। निर्दोष को किस बात का सजा? हमें कोई ऐतराज नहीं है बेटा, तुम मेरे घर पूर्ण रूप से हो, पूरे भरोसे के साथ हो। इस तरह का उदारपन जब तक हम समाज में नहीं लाएंगे तब तक उन लोगों का मनोबल पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आपको उन लोगों के मनोबल पर बुलडोजर चलाना है जो लोग चोरी छुपे इस तरह के घृणित कार्य करते हैं। महिलाएं दोषी होती हैं, वो दोषी होती हैं, और जो निर्दोष है उनको दोषी मान करके समाज सजा दे और समाज मोरल पुलिसिंग करने लगे, यह उचित नहीं है। यही एकमात्र उपाय है कि आप समाज में उन लड़कियों को स्वीकार करें और उनका हौसला बढ़ाएं, और जो लोग इस तरह के कुकृत्य और घृणित कार्य कर रहे हैं उन लोगों को सामाजिक बहिष्कृत करने का प्रयास करें। उसका बेस्ट तरीका यह है कि अगर कहीं से कोई मैसेज फॉरवर्डेड आपके मोबाइल पर कोई वीडियो आता है तो आप उसको पुलिस को दे और बोले कि इस लिंक से आया है। 2 दिन में पुलिस उसके ओरिजिन का पता लगा ले कि कहाँ से ये बना हुआ है, तो पुलिस वहाँ पहुँच सकती है। तकनीकी रूप से मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और कंप्यूटर का डिप्लोमा मेरा उस जमाने का है जिसको लोगों को कंप्यूटर कहने नहीं आता था, मतलब 84-85 में। नेट पर अपलोड वीडियो जारी करने वाले का लिंक का पता चल सकता है, ओरिजिन का पता नहीं चल सकता, लेकिन मोबाइल पर फॉरवर्डेड वीडियो का ओरिजिन का पता चल सकता है। यह बात एक जानने वाले हैं। हालांकि आधुनिक विज्ञान में शायद अब नेट पर अपलोड वीडियो का भी ओरिजिन का पता चल जाता है, ऐसी तकनीक आ गई है, लेकिन वह ज्यादा आसान है कि मोबाइल पर फॉरवर्डेड मैसेज आपके पास 500 बार आया हुआ है, हो सकता है 5वां 1000वां आदमी हो जिनका वो आया हुआ है, लेकिन अगर जांच करने वाली संस्था होगी तो उसको ओरिजिन बताएगी कि पहली बार ये किस मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ था और पहली बार ये किस साइट से अपलोड हुआ था। जबकि अगर आप नेट पर अपलोड किए हुए हैं तो अपलोड करने वाले का आईपी का पता चलेगा, शूटिंग करने वाले की नहीं चलेगी। तो कोशिश करें कि मोबाइल फॉरवर्डेड को ही पुलिस में फॉरवर्ड करें बजाय लिंक फॉरवर्ड करने का। और इस तरह से 2-4 लोगों को योगी स्टाइल में सार्वजनिक बुलडोजर चला करके सजा मिल जाएगी तो शायद इससे लोगों का मनोबल टूटेगा। जैसे आजकल योगी राज में अपराधियों का मनोबल टूटा हुआ है, अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि योगी जी को पता न चल जाए। उसी तरह से लड़कियों के साथ अन्याय व्यभिचार में 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला कि इसको हतोत्साहित करें जो लोग वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं। दूसरा, लड़कियों का मनोबल बढ़ाएं कि देखो बच्चे, तुम्हारा दोष नहीं है, यह वीडियो से स्पष्ट है, तो हम तुमको दोष मुक्त मान रहे हैं। मेरे तरह से तुम उसी तरह से पावन पवित्र हो जिस तरह से गुरुकुल से निकली हुई गंगा होती है, गोमुख से। मेरे लिए गोमुख के निकली गंगा की तरह से तुम हो, तुम में कोई दोष नहीं, कोई दाग नहीं, हमारे लिए पारसमणि हो तुम। और तीसरा कि जो चीज सत्य है, जो चीज अकाट्य है, उसको झुठलाइए नहीं। अगर स्कूल में यौन शिक्षा को विषय के रूप में मान लिया जाए तो इस पर विकृतियां कुछ कम होंगी। एक तो लोग नीक हमीन पे अवकाश नहीं जाएंगे, और दूसरा इसमें जितना पर्दा पड़ेगा उसका उतना ज्यादा मार्केट होगा। और चौथा और सबसे बड़ा बात है कि सामाजिक पुलिस ना बने, बहुत सारा काम है, और भेदभाव ना करें कि मुझे मेरा वीडियो बन जाए तो बड़ा गलत बात है, लेकिन आपका वीडियो मैं रात में 11 बजे के बाद जरूर देखूंगा जब बच्चे सो जाएंगे। इस तरह की दोगली सोच रखेंगे तो इस तरह की प्रतिक्रिया आएगी। कल उनका वीडियो है, किसी दिन आपका भी आएगा, यह जरूर सोचिएगा। जब आप किसी की वीडियो देखें एक बार जरूर करें कि यार ये किसी की लड़की है तो लड़की मेरे पास भी तो है, या किसी की बीवी है तो बीवी मेरे पास भी है। जहां आपने ये सोच लिया, मुझे लग रहा है कि बुराई पर रोक लग जाएगी।
देश में कोई आत्महत्या ना करे, खास तौर से दूसरे के दोष की सजा खुद पर तो ना ले, यह जरूर है। और अंत में यह कि शर्म शरीर में होना चाहिए कि आंखों में, यह जरूर विचार करिएगा कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी चाहिए या शरीर। इस प्रश्न का जवाब जिस दिन आपको मिल जाएगा, मामला ही खत्म हो जाएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।